अब जब टाइप्स की बात करेंगे, हमें पता है कि दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सारे ही एक ही किस्म का न्यूट्रिशन नहीं दिखाते हैं, सब में एक ही किस्म का न्यूट्रिशन ही होता है, एक ही तरीका नहीं है सब में फूड हासिल करने का एनवायरनमेंट से। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू obtain द फूड। अब देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन है। अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करता हूँ तो आपको पता होना चाहिए जो कि दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम ब्रॉडली दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी एक ही सेल की बनी होती है, दोज आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर, दोज आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से बनी है, मल्टीपल सेल से बनी है, दैट इज कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेल्यूलर में कौन कौन आते हैं, एक ही सेल से जो बने होते हैं। बेसिकली आपको सेल अगर किसी को पता नहीं है तो ये याद रखिए कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अल्टीमेटली सेल के बने होते हैं। जैसे एक मकान ईंट का बना होता है ना, ईंटों से बनता है, तो ईंट जो है दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर हाउस। इसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो बेसिक यूनिट है जिसका वो अल्टीमेटली बना होता है वो है सेल्स, ओके। अब यही जिस ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल हो, एक ही सेल से बनी हो बॉडी, तो दैट इज यूनिसेल्यूलर। जिसमें मल्टीपल सेल से बनी हो बॉडी, दैट इज कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर। अब यूनिसेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन है आपको तो ये पता होगी। एक हैं जिनको हम कहते हैं बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। और याद रखिएगा बैक्टीरिया को हम प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं, प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। और दूसरे टाइप कौन आते हैं इसमें? एक तो बैक्टीरिया है एंड अनदर दैट इज कॉल्ड प्रोटिस्टस या प्रोटिस्टा, या आप कह सकते हो प्रोटिस्टस। ये क्या है इंशाल्लाह कभी आगे जाकर मैं बताऊंगा, कभी इंशाल्लाह हम आगे करेंगे इसकी बात, क्या है बैक्टीरिया, क्या है प्रोटिस्टस। और इसके बाद जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं जिनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं, वो कौन कौन से हैं? आपके जो आसपास जो प्लांट्स होते हैं वो भी इसी में आते हैं, उनकी बॉडी भी मल्टी सेल्यूलर होती है। इसी तरह से एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी भी क्या है? मल्टी सेल्यूलर है। इसी तरह से जो फंजे होते हैं, या सुने सुने लगते हैं ना आपको नेम्स, फंजे जो होते हैं ये भी मल्टी सेल्यूलर होते हैं। अब यही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे सामने ये पड़े हैं, इनमें ही देखना है हमें क्या न्यूट्रिशन है, किस में किस किस्म का न्यूट्रिशन है, ठीक है। इसी को टारगेट बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब अपने टॉपिक पे आते हैं, जैसे दैट इज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए जब आप टाइप्स की बात करेंगे आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली हम ब्रॉडली अगर देखें न्यूट्रिशन के हम 3 टाइप्स निकालते हैं। कितने टाइप्स? 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी फाउंड इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन सा न्यूट्रिशन होगा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन सा न्यूट्रिशन होगा? दैट विल बी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इजंट इट। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें क्या होगा? जिनमें मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। तो कितने किस्म के न्यूट्रिशन है? ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक एंड मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में अगर हम देखते हैं, ये वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाते हैं, या ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपना खुराक खुद से बनाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? प्रेप योर ओन फूड, प्रेप योर ओन फूड। इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है? वो अपना खुराक खुद से बना देता है। और आपको मैं आगे सिखाऊंगा इसमें एक्चुअली ये या तो फोटोसिंथेसिस करता होगा या तो कीमोसिंथेसिस करता होगा, जिसकी हम आगे जिक्र करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है, दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, आप सबको पता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। देखिए ऑटो सेल्फ ट्रॉफ मीन्स नरिशमेंट, ये कहीं नहीं आता, इसलिए मैं वो बातें नहीं बता रहा हूँ। डायरेक्टली हमें पॉइंट को देखना होता है, हमें उस तरह से नहीं पढ़ना है जिस तरह 9th 10th में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें से क्या मकसद की बात है वही खींचनी हमें ऑटो सेल्फ ट्रॉफ न्यूट्रिशन ऐसा इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दैट, ये चीज़ें नहीं पढ़नी आपको। इसमें जो मकसद की बात निकलेगी वही जहन में रखनी है। देखिए ऑटोट्रॉफ में सिंपली ये खुद से अपना खुराक बनाता है ऑटोट्रॉफ, और इसका न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या किया जाता है? जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद से अपना खुराक नहीं बनाता है, वो दूसरों से अपना खुराक हासिल करता है। दैट इज फूड जो है ये कहाँ से लिया जाता है? फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, या फूड फ्रॉम अदर्स। ये समझ आ रहा है? ये दूसरों से खुराक अपना हासिल करता है। और ये जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको हम क्या कहते हैं? इनको तो ऑटोट्रॉफस कहते थे, हम इनको क्या कहेंगे? आप खुद बताएंगे, हेटेरोट्रॉफ्स। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? देखिए इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली कभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाता है और कभी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाता है। जैसे आपका इब्लिना है, क्या दिखाता है? जब लाइट प्रेजेंट होगी, आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगी कि लाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो मैंने अभी कहा, ऑटोट्रॉफस भी, कुछ ऑटोट्रॉफस फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खुराक बनाते हैं। तो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है ये एक्चुअली लाइट की प्रेजेंस, जब लाइट प्रेजेंट होगी तब ये क्या करेगा काम? तब ये फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाएगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाएगा। और एक बार ये लाइट प्रेजेंट नहीं है, अगर ये लाइट खत्म हो गई, लाइट एब्सेंट है, एब्सेंस होगी इसकी, उस वक्त ये कौन सा न्यूट्रिशन दिखाएगा? इट शोज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये समझ आ रहा है?
जब लाइट प्रेजेंट है तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाता है, जब लाइट एब्सेंट है तो ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाता है। जब मैं आपको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आगे पढ़ाऊंगा उसमें मैं एक जगह आपको बताऊंगा, एक टाइप है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, दैट इज सेपरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। सेपरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये बेसिकली यही सेपरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाता है जब लाइट एब्सेंट होती है। तो इतना क्लियर है, आई नो दिस मच इज क्लियर नाउ। यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में इसके अलावा आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फर्दर पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं हेटेरोट्रॉफिक अगली बार पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आप बताइए कौन कौन दिखाते हैं, कौन कौन डिपेंड है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपनी खुराक के लिए। जैसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स अपने से खुराक नहीं बना सकते हैं ना, एनिमल्स, सारे एनिमल्स जो है वो दूसरों से खुराक हासिल करते हैं। इसी तरह से फंजे जो है ना, ये भी खुद से अपना खुराक हासिल नहीं बना नहीं सकते, ठीक है। इसी तरह से काफ़ी सारे मनी बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया ये अब पता चलिए आपको, ये बैक्टीरिया कितनी सेल्स का बना होता है, सिंगल सेल का, ठीक है। ये आपको पता है तो इसीलिए वो थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि ये नाम जब आगे आते हैं तो फिर इंसान कन्फ्यूज़ होता है ये कहाँ, ये क्या है। थोड़ा सा आइडिया अगर होगा इसका तो अच्छा लगता है। इसी तरह से मनी प्रोटोजोन्स या मनी प्रोटिस्ट्स हम कहेंगे सीधे, प्रोटिस्ट्स, क्योंकि इसमें जो ग्रुप होता है प्रोटोजोआ, प्रोटिस्ट्स में एक ग्रुप आता है प्रोटोजोआ, वो एक्चुअली हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोटोजोआ बता सकते हैं, प्रोटोजोआ ही आप लिख सकते हैं। प्रोटोजोआ जो है ना, प्रोटोजोआ, ये बेसिकली क्या दिखाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये तो हम अलग से पढ़ेंगे, आज हमें टारगेट करना है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को, ठीक है। अब हम इसी को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेट मी, हम दूसरे पेज पे पढ़ते हैं। देखिए मेरा राइटिंग टैब का जो स्टाइल है उसकी बैटरी खत्म हो गई थी, सो आई हैड टू मेक दिस टाइप ऑफ जुगाड़। अब यहाँ पे जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, जो कि हमने अभी स्टार्ट किया है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देखिए इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद से अपना खुराक बनाते हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक वो जो कि फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, यहाँ पे लिखा हूं मैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, और दूसरे वो जो कि क्या दिखाते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये दो किस्म के ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाने वाले ऑर्गेनिज्म से, एक दिखाते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक, दूसरे कीमो ऑटोट्रॉफिक। अब फर्क इसमें क्या है समझिएगा। मुझे पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, तो सो आई एम थोड़ा सा उसी हिसाब से चल रहा हूँ। फोटो ऑटोट्रॉफिक में जो है आपको समझना है कि ऑटोट्रॉफ बेसिकली अपना खुराक खुद से बनाता है। अब जो ये खुराक होता है, खुराक दैट इज़ फूड, ठीक है, फूड। रिमेंबर कीजिएगा कि फूड में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें बेसिकली मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स आर ऑर्गेनिक। क्या है, ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक आपको मैंने कहा था, ऑर्गेनिक सबसे पहले समझेंगे आप। ऑर्गेनिक क्या होता है, जिसमें ये वो कंपाउंड्स हैं, ये वो सब्सटेंस हैं जिनमें कार्बन बॉन्डेड होगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। जैसे आपका आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, ये अगर एक कार्बोहाइड्रेट में यहाँ पे बता देता हूँ, दैट इज C6H12O6, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज। आप बता सकते हैं आप इसमें कार्बन और हाइड्रोजन काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके प्रोटीन्स आते हैं, इसी तरह से आपके फैट्स आते हैं, इसी तरह से आपके वाइटामिन आते हैं। मिनरल्स और वाटर के बगैर जो भी फूड में है, दोज आर एक्चुअली ऑर्गेनिक, दोज आर ऑर्गेनिक। अब ये फूड ऑर्गेनिक है, मोस्टली ऑर्गेनिक फूड। ये ऑर्गेनिक फूड बनाया जाता है, ठीक है, इसको बनाना है। और किस से बनाया जाता है, फ्रॉम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, फ्रॉम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो यही फूड जो है ये कैसे बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा फ्रॉम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू ऑर्गेनिक फूड, ठीक है। और यही प्रोसेस ये दोनों करेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी, कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी। यहाँ हम कह सकते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाने वाले और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाने वाले। यहाँ लिखता हूँ मैं, जो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं इनको हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। क्या कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाने वाले इनको क्या कहेंगे, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ये आप सबको समझ आ गया। अब बेसिकली ये दोनों को क्या करना है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स से फूड बनाना है, ऑर्गेनिक फूड बनाना है। अब यहाँ पे ये समझेंगे आप कि ये जो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले हैं, जो कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये एक प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं ये खुराक बनाने के लिए, ऑर्गेनिक फूड बनाने के लिए, जिसको हम कहते हैं फोटो, सबको पता है फोटोसिंथेसिस। इसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो है, जो खुराक बनाने के लिए प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड कीमोसिंथेसिस। आई थिंक मुझे दूसरा फोटोसिंथेसिस में क्या होता है और कीमोसिंथेसिस में क्या होता है। करना तो यही है कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से अपना खुराक बनाना है। देखिए फोटोसिंथेसिस में ये होता है कि ये खुराक बनाने के लिए एनर्जी जो चाहिए वो सनलाइट से हासिल की जाती है। तो यहाँ पे अगर सोलर एनर्जी है, इसको इस्तेमाल किया जाएगा किसके लिए, यही इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से ऑर्गेनिक फूड बनाना है। इनऑर्गेनिक
न्यूट्रिएंट्स से क्या बनाना है, ऑर्गेनिक फूड बनाना है। तो ये प्रोसेस की जाएगी, समझ आ रहा है। अब ये सोलर एनर्जी को क्या किया जाएगा, इसको कैसे ट्रैप किया जाएगा, वो हम अलग से फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। क्या होता है क्लोरोफिल, कैसे होता है, लीफ में क्या होता है, तो ये मैं बताऊंगा आगे। लेकिन यहाँ पे ये समझना है कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स से ऑर्गेनिक फूड ऐसे बनाया जाता है। आगे मैं बताऊंगा इसमें जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, ये आपको रिमेंबर करना है कि हमेशा जो भी जो ग्लूकोज बनता है या जो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है, फिर अगर और भी कुछ चीज़ें चाहिए जैसे प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, वो उसी से बनते हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट से। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए जो सबसे पहले इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट लगता है एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैं आगे इक्वेशन आगे समझाऊंगा। इसके साथ वाटर को मिलाया जाएगा, ठीक है। वाटर को मिलाने के बाद इसमें इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सोलर एनर्जी जो कि क्लोरोफिल ट्रैप करेगा, वो मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, आगे ये समझाना है अच्छे से। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन रिलीज किया जाएगा जो कि हवा में जाता है, जो कि प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोसेस जो होती है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ फोटोसिंथेसिस। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी यहाँ डिटेल्स नहीं दिखा रहा हूँ, अभी कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। अब यहाँ कीमोसिंथेसिस के लिए क्या होगा, कीमोसिंथेसिस के लिए जो ऑर्गेनिज्म होगा जो कि कीमो ऑटोट्रॉफ है, वो करेगा क्या, वो एक्चुअली कुछ केमिकल रिएक्शंस को यूज़ करेगा। केमिकल रिएक्शंस जो कि बेसिकली कौन सी केमिकल रिएक्शंस होंगे आपने पढ़ा होगा, दोस आर एक्सर्गोनिक केमिकल रिएक्शंस। एक्सर्गोनिक मतलब कि वो केमिकल रिएक्शन जो कि एनर्जी रिलीज करती है, और जब इससे एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी जो है, जैसे वहां सोलर एनर्जी का यूज हुआ, यहां इसी एनर्जी का यूज होगा किसके लिए, आपको पता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स से क्या बनाने के लिए, ऑर्गेनिक फूड बनाने के लिए। समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है, आई नो दिस इज इजी। तो यहाँ पे जो ये एनर्जी है, आप मुझे बताइए क्या ये सोलर एनर्जी है कि केमिकल एनर्जी है। इट इज chemical energy, it is not solar energy. So this chemical energy will be used to convert inorganic nutrients into organic food. और यहाँ पे भी याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड पहले कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ और ऐड कर सकते हैं, कुछ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुछ H2 यूज़ करते हैं या H2S यूज़ करते हैं, फिर इससे अपना ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, ठीक है। ये आगे मैं बताऊँगा। ये वैसे कीमोसिंथेसिस वाली इक्वेशन आपको पढ़नी नहीं है, ये आपको कभी नहीं, आपके एग्जाम में नहीं डालेंगे, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाटर को यूज़ किया गया फॉर हाइड्रोजन सोर्स। क्यों, आप ये समझेंगे ना, मैं आगे सिखाऊंगा आपको। यहाँ देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट एक्चुअली किया जाता है इसमें, ग्लूकोज में। इसमें ग्लूकोज में किया जाता है। आप मुझे बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या चीज़ नहीं है जो कि ग्लूकोज में है, दैट इज दिस हाइड्रोजन। वरना कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ भी है, कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ भी है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। ये हाइड्रोजन ये वाटर देता है इसको, ये हाइड्रोजन इस पर ऐड होता है। मैं आगे सिखाऊंगा फोटोसिंथेसिस में अच्छे से। लेकिन यहाँ पे भी ऐसी प्रोसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाया जाएगा, दिस इज C6H12O6 ग्लूकोज बनाया जाएगा, लेकिन इसमें वाटर नहीं है। यहाँ पे H2 कोई यूज़ करता है, कोई H2S यूज़ करता है फॉर दिस हाइड्रोजन, कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनेगा जिसपे हाइड्रोजन ऐड करना है, या तो ये H2 से निकलेगा, या जो H2S से निकलेगा, या किसी और से भी कंपाउंड से भी निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे एक ही पॉइंट वो ये है कि यहाँ पे जो एनर्जी इस्तेमाल होती है खुराक बनाने के लिए, दैट इज़ केमिकल एनर्जी, दैट इज़ नॉट सोलर एनर्जी। क्लियर है। ये मैं अच्छे से आपको अभी सिखाऊंगा, ये कीमोसिंथेसिस। यहाँ पे एक पॉइंट में पहले बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो फूड में जो एनर्जी होती है ना, एक्चुअली ये सोलर एनर्जी जो है, इसको कन्वर्ट किया जाती है। एनर्जी आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो वो कहता है कि आप एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, आप बस इसकी फॉर्म चेंज कर सकते हो। यहाँ सोलर एनर्जी जो है, इसकी हम फॉर्म चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी हम एक्चुअली फूड की एनर्जी में तब्दील कर रहे हैं। फूड में जो बॉन्ड्स होते हैं, जैसे ये है कार्बन, इसी तरह से ना इनके दरमियान बॉन्ड्स है, फिर हाइड्रोजन, ये जो ये बनाने के लिए, बॉन्ड्स बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है, ये बॉन्ड्स में ये स्टोर रहती है। तो ये सारी एनर्जी हमने यहाँ इन बॉन्ड्स में स्टोर किया, दैट इज केमिकल बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर की। कौन सी सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट की हमने, केमिकल एनर्जी इन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द फूड। तो इसीलिए हम कहते हैं जो ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इनको हम एक और नाम देते हैं, इनको हम ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक अच्छा काम किया कि इन्होंने क्या किया, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया। सोलर एनर्जी को, या हम कह सकते हैं वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट किया इनटू अनदर फॉर्म क्या है, केमिकल एनर्जी। याद रखिएगा, कीमोट्रॉफ्स या कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो हम यहाँ पे कहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या इन्होंने सोलर एनर्जी को यूज़ किया, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया, कि इन्होंने केमिकल एनर्जी को ही यूज़ करके केमिकल एनर्जी में फोटो केमिकल एनर्जी में रख दिया हो। तो ये आप समझ सकते हैं, इन्होंने सोलर एनर्जी को नहीं कन्वर्ट किया। यहाँ भी केमिकल एनर्जी है, और ऑर्गेनिक फूड में जो स्टोर्ड एनर्जी होगी, दैट विल बी आल्सो केमिकल एनर्जी। सो इनको हम ट्रांसड्यूसर्स नहीं कहेंगे। अब ये तो क्लियर है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कीमोसिंथेसिस के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं अच्छे से फोटोसिंथेसिस बताऊंगा। ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम बताऊंगा, मैं वहाँ पूछ सकते हैं, मे बी समटाइम्स दे कैन आस्क। देखिए, अब सबसे पहले एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे इकोसिस्टम्स हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, आई विल डेफिनेटली, मैं आपको वो क्लियर करूँगा, आगे हमें पढ़ना है। तो कुछ इकोसिस्टम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे लाइट की प्रेजेंस नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, ये एक ओशन है, एक समंदर है।
समंदर के बॉटम में आपको पता है ज़मीन के अंदर जो होता है मेंटल के अंदर एस्थेनोस्फीयर, समझने आपको ऑलरेडी पता होगी मुझे लगता है कि यहाँ पे मैग्मा होता है, यहाँ पे मोल्टन मटेरियल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप समंदर के बॉटम पे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बॉटम में, उनको वहाँ लाइट है ही नहीं। तो आपको पता है कहीं पे भी इकोसिस्टम में लाइट का होना बहुत ही जरूरी है, फ्री प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं और उन पे फिर बाकी एनिमल्स ग्रो कर सकते हैं या बाकी माइक्रोब्स या कुछ भी बाकी ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले वहाँ पे लाइट अगर होगी तभी प्लांट होगा, लेकिन यहाँ पे अगर लाइट नहीं है तो यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कैसे करता है? बेसिकली यहाँ पे ये जो ये मैग्मा है ये कुछ फिशर्स के जरिए, कुछ क्रैक्स के जरिए बाहर निकलता है। तो यहाँ जहाँ ये निकलता है उस एरिया को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉट। ये हॉट मैग्मा होता है, हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट्स, हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट होता है। और इस हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट से बाहर निकलता है मैग्मा, इसमें H2S हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है। और मैंने कहा ना कि यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड तो डिजॉल्व ऑलरेडी होता है वाटर में, ये H2S को यूज़ कर सकते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स टू फॉर्म दिस ग्लूकोज। अब ये देखिए यहाँ पे रहने वाले जो हैं ये यहाँ पे खास किस्म के बैक्टीरिया जो यहाँ पे पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं सल्फर। ये एक किस्म का कीमोटोट्रॉफ है, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जो हमने ये बोला ना कि ये केमिकल रिएक्शंस करते हैं, उनसे एनर्जी निकलती है, एक्सर्गोनिक केमिकल रिएक्शंस, फिर ही वो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं खुराक बनाने में। ये जो केमिकल रिएक्शंस करते हैं, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे अच्छे से या मैं आगे पढ़ाऊंगा, उनको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं। वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं, कुछ किसी केमिकल सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज किया जाता है, उससे जो एनर्जी निकलती है। अब ये देखिए, ये एक एग्जांपल है आपके सामने, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। इसी तरह से आपका मैं यहाँ पे दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे, जब आप अक्सर सुनते हैं नाइट्रोजन बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन जो फिक्स करते हैं वो भी कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ्स की पहले बात करेंगे, फिर मैं फोटोसिंथेसिस अच्छे से दिखाऊंगा। कीमो ऑटोट्रॉफ्स की ही पहले बात करते हैं। ओके, अब देखिए ये समझने की कोशिश की, सेकंड एक एग्जांपल बहुत ही दूसरे हैं जिनको हम क्या कहते हैं, दोज आर कॉल्ड नाइट्रोजन बैक्टीरियाज। नाइट्रोजन बैक्टीरियाज। आप देखिए कौन कौन सा नाइट्रोजन बैक्टीरिया, पहले समझिए बात, ये ज़्यादा नहीं समझाना, थोड़ा सा बताना मुझे कि हमें पता है कि प्लांट्स जो है ना उनको नाइट्रोजन चाहिए अगर उनको प्रोटीन बनाना है, उनको अगर वो सब्सटेंस बनाने जो कि आगे एनिमल्स के लिए लगेंगे, तो नाइट्रोजन इज अ वेरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर अ प्लांट। अब प्लांट जो है, प्लांट कहाँ से नाइट्रोजन हासिल करता है? आप समझ सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन ये नाइट्रोजन यूजेबल नहीं है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स N2 गैस। ये प्लांट यूटिलाइज नहीं कर सकता। इसको नाइट्रोजन को यूटिलाइजेबल बनाना होता है, वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, और जो वो नाइट्रोजन यूजेबल बनता है फिर प्लांट के लिए, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस किस्म के नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन में बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम कहते हैं इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन को अमोनियम में कन्वर्ट किया जाता है, फिर इसको किया जाता है NO2 में, फिर इसको किया जाता है NO3 में कन्वर्ट। ठीक है, पहले किया जाता है इंट्रो, दिस इज कॉल्ड नाइट्राइट, दिस इज अमोनियम। ये सिखाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए क्या आगे भी लगेगा। दिस इज कॉल्ड नाइट्राइट एंड दिस इज कॉल्ड नाइट्रेट। अब देखिए ये जो ये नाइट्रेट है, ये सबसे ज़्यादा ये यूटिलाइज कर सकते हैं प्लांट्स, और ये भी कुछ हद तक करते हैं, और नाइट्राइट भी अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। अब यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया ज़रूरी लगते हैं सॉइल में जो कि ये प्रोसेस करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर अमोनियम को नाइट्रेट में हम कन्वर्ट करने के लिए देखें कौन सा बैक्टीरिया लगता है, उनमें से एक बैक्टीरिया मैं लिखूंगा, वो आप याद रखेंगे, नाइट्रोसोमोनास। देखिए ये चीज़ अब एक आउट ऑफ सिलेबस नहीं समझना, आपका आगे भी प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, ये मुझे बताना है आपको आगे भी। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो बैक्टीरिया लगता है दैट इज कॉल्ड, जो कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोबैक्टर। ये जो नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर, दीज आर ऑल्सो कीमो ऑटोट्रॉफ्स। समझ आ रहा है? बस ये दो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, या और एक एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे आप। ये तो हो गया कीमो ऑटोट्रॉफ्स, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है आप लास्ट में, दैट इज हमें एक्चुअली देखना है फोटो ऑटोट्रॉफ्स कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो समझेंगे, एंड देन वी हैव हम इसको टॉपिक को अच्छे से फिनिश करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट डे जो उठाएंगे दैट विल बी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करते हैं या फोटो ऑटोट्रॉफ्स की जब हम बात करते हैं, वो जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हूँ मैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, कौन सी प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं अपना खुराक बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने बताया था कीमो ऑटोट्रॉफ्स कीमोसिंथेसिस यूज करते हैं, ये कौन सी प्रोसेस करते हैं, यू नो दैट इज कॉल्ड, अब सबको पता है, दैट इज कॉल्ड फोटो। ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स में होती है। अब दुनिया में ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स कौन कौन है, पहले ये जहन में रखिए। देखिए प्लांट्स जो है ना दुनिया में जितने भी ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ये सारे ही फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इसी तरह से आपके जो एल्गे, जितने भी एल्गे आपको मिलते हैं, ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये सनलाइट से अपना खुराक बनाते हैं। अच्छा, आपके कुछ
बैक्टीरिया होते हैं, या सम बैक्टीरिया जिनको हम क्या कहते हैं, जो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, ये बताऊंगा मैं आगे, इसमें कुछ और भी, ठीक है। अच्छा, और है आपके कुछ प्रोटिस्टस भी, हाँ, सम प्रोटिस्टस वो भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टस वो भी हैं। तो ये सारे एनिमल्स, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस होती है। देखिए फोटोसिंथेसिस में जो मेन चीज़ है कि इसमें सनलाइट को यूजेबल बनाना है, सनलाइट को कोई किसी तरीके से ट्रैप करना है, उसको यूजेबल बनाना है ना। और यूजेबल बनाने के लिए इनमें एक पिगमेंट लगता है, दैट पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। और ये पिगमेंट जो है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस, क्योंकि यही वो पिगमेंट है जो कि सनलाइट की में जो एनर्जी है, सनलाइट में जो एनर्जी है, इस एनर्जी को इस्तेमाल करता है, किसके लिए कन्वर्ट करता है इस एनर्जी को, किस में, केमिकल एनर्जी, किसकी, फूड की, फूड में जो एनर्जी है। अब ये क्लोरोफिल ये भला कहाँ पे है और कैसे बैठा है, इसको हम देखेंगे। अभी हम यहाँ पे हमारे आसपास एक प्लांट बैठा है, एक प्लांट है, उसको देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक प्लांट है, इसके ये रूट्स है, फॉर एग्जांपल ये इसके रूट्स है। अब ये प्लांट जो है, इसकी यहाँ पे हम एक ही लीफ दिखाते हैं, ठीक है, दिस इज वन लीफ ऑफ दिस प्लांट। यहाँ ये जो ये प्लांट है, ये क्लोरोफिल जब हम ढूंढते हैं ये कहाँ पे होता है, ये लीव्स में होता है, एक लीफ में होता है। लीफ में अगर हम देखेंगे, लीफ में काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, ऊपर से कौन कौन सी लेयर है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा, अभी वो पूछेंगे, अब डायरेक्ट न्यूट्रिशन के बारे में पूछ रहे हैं। अंदर जब हम देखते हैं इसमें कुछ खास किस्म की सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं मीजोफिल सेल्स, दोज आर कॉल्ड मीजोफिल सेल्स, ठीक है। ये मीजोफिल सेल है, और मीजोफिल सेल अगर हम लेंगे, मीजोफिल सेल में इनके अंदर ही होता है ये क्लोरोफिल, लेकिन इसके अंदर कहाँ पे होता है। अब जब सेल हम देखेंगे मीजोफिल सेल, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं किचन ऑफ द सेल, आप सबको पता है, मैंने पढ़ा है आपको, दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल हो गए, सेल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ये क्लोरोप्लास्ट जिसे हम क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल, ओके। अब ये क्लोरोप्लास्ट जो है, इसके अंदर ये क्लोरोफिल होता है। देखिए हम क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा देखेंगे कैसा होता है। देखिए इसमें दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये दूसरा मेम्ब्रेन है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। उनके दरमियान छोटी सी स्पेस होती है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और अंदर से इसमें कुछ फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, कुछ सैक्स होते हैं जो कि फ्लैट होते हैं, वो अरेंज्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पाइल्स। ये एक सैक है, फ्लैटेंड सैक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे सपोज ऐसे 1 2 3 ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फ्लैटेंड हैं, और इनको हम यहाँ पे ही जब हम देखते हैं, यहाँ पे ये सारा सैक्स का ये जो गुच्छा बनता है यहाँ पे, इसे हम क्या कहते हैं, आप सबको पता है, आपको पता हो गया, आई नो, दिस इज कॉल्ड ग्रैनम, एक को कहते हैं ग्रैनम। और यहाँ पे ये जो इसमें एक्चुअली आपस में ये ग्रैनम जो है ना, ये काफी सारे ग्रैनम होते हैं इसमें, ये आपस में ज्वाइंट होते हैं by some sac like connecting sac like structures, those are called stromal lamellae, those are called stromal lamellae, ये याद रखेंगे आप। और यहाँ पे जो बाकी एरिया होता है, यहाँ पे बाकी जो एरिया होता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। इतना ही आप याद रखेंगे, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा आज, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो क्या क्या मैंने बताया, इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, इसमें सैक्स होते हैं जो कि आपस में पाइल्ड होती हैं, सैक्स को क्या कहते हैं, थैलाकॉइड्स। और जो यहाँ पे ये सारा पाइल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रैनम। और मल्टीपल ये ग्रैनम होते हैं, अगर प्लूरल हम कहें, दैट इज कॉल्ड ग्रैना, ठीक है। इतना आप जहन में रखेंगे, दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर यू। और अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ हमें एक्चुअली ढूंढना क्या है, हम किसको ढूंढ रहे हैं, क्लोरोफिल को। वायर इज आवर क्लोरोफिल, रिमेंबर क्लोरोफिल ये थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन्स में होता है। क्लोरोफिल जो है यहाँ पे, अगर ये थैलाकॉइड है, दिस इज अ थैलाकॉइड, ये एक थैलाकॉइड है, इसके मेम्ब्रेन में जो है एक पिगमेंट है, ग्रीन कलर पिगमेंट, दैट पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। बस ये याद रखेंगे आप, दैट पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या बताऊंगा आपको कि यहाँ पे सबसे पहले हमें ये जो क्लोरोफिल है, ये किस लिए हमें लगेगा, ये लगेगा हमें सनलाइट को, सन एनर्जी को फूड की एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ये प्रोसेस कैसे होती है, प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, लेकिन कैसे होती है, ठीक है, ये हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल जो है ये अकेली काम नहीं करता है, इसको काम करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, है ना। और इस फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल एक्ट करता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट इज वाटर। एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको इक्वेशन दिखा देता हूँ इसकी, देखिए 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 टाइम्स वाटर गिव्स, ये बैलेंस नहीं, ऐसे में लिख रहा हूँ बैलेंस के बगैर, ठीक है, बैलेंसिंग करना जरूरी नहीं है इसमें। C6H12O6, पता नहीं खांसी आ रही है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ओके,
दैट्स इट। अब यहाँ पे 6 टाइम्स ऑक्सीजन हम लिख सकते हैं, ठीक है, 6 हाँ 6 टाइम्स ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे जो ये सनलाइट है, सनलाइट यूज़ होगी और सनलाइट को यूज़ करने के लिए कौन लगेगा, क्लोरोफिल लगेगा। तो यहाँ पे ये जो सनलाइट है इसका यूज़ होगा, यहाँ पे मैं सनलाइट लिख सकता हूँ, और इसको ट्रैप करने के लिए, इसको यूजेबल बनाने के लिए, इसकी एनर्जी को यूज़ करने के लिए कौन लगेगा, पिगमेंट एक लगेगा जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। समझ आ रहा है। अब याद रखिएगा क्लोरोफिल जो है इट इज़ ए ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। कौन सा कलर का पिगमेंट है ये, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। इसमें जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें एक मेटल आयन होती है, दैट इज मैग्नीशियम आयन होती है, इसमें मैग्नीशियम मेटल होता है इसमें, ठीक है। और आपको कोई पूछेगा क्यों ग्रीन कलर है ये क्लोरोफिल, याद रखिएगा जो कलर एक सब्सटेंस का कलर वही दिखता है जो कि वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, जो वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। याद रखिएगा ग्रीन कलर जो है ना, ग्रीन कलर ये रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, याद रखिएगा। इसीलिए हम कहते हैं जो कलर ये रिफ्लेक्ट करता है उस कलर को ये फोटोसिंथेसिस में यूज़ नहीं करेगा, इसीलिए हम कहते हैं ग्रीन कलर में लोवेस्ट फोटोसिंथेसिस होती है। लोवेस्ट फोटोसिंथेसिस किस में होती है, सिंथेसिस किस कलर में होगी, ग्रीन कलर में, इजंट इट, ग्रीन कलर में लोवेस्ट फोटोसिंथेसिस होगी। और हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस किस कलर में होती है, रेड में, ठीक है, रेड में हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस होती है। अच्छा ये मैं आगे बताऊंगा, ये पॉइंट्स कुछ बताऊंगा, तो ये छोड़े। अभी यहाँ पे कंसेप्ट सीखते हैं। ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है दीज आर इनऑर्गेनिक, और यहाँ पे ग्लूकोज जो बनता है C6H12O6, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कहाँ से लाया जाता है प्लांट में, आप देख सकते हैं। देखिए वाटर जो है वो रूट से लिया जाता है, ठीक है, वाटर यहाँ से आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ लीव जो होता है इस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को आप क्या कहते हो, आप सबको पता है, दोज आर कॉल्ड स्टोमेटा। और स्टोमेटा अगर आप देखेंगे ये एक्चुअली 2 सेल्स से बाउंड होगा, ऐसे इसमें 2 सेल्स ऐसे होंगी जिनको हम क्या कहते हैं, जो कि स्पोर के आसपास होंगे, उनको हम क्या कहते हैं, गॉड सेल्स। गॉड सेल्स डिटरमाइन करती हैं कि स्टोमेटा ओपन रहेगा कि स्टोमेटा क्लोज होगा, कब स्टोमेटा ओपन होता है कब क्लोज होता है, ये आगे पढ़ेंगे, ट्रांसपिरेशन कब होती है क्या होता है, तो ये चीज़ें अब यहाँ पे यही प्रोसेस होगी, लेकिन ये समझेंगे अच्छे से आप। यहाँ पे जो ये ग्लूकोज है C6H12O6, रिमेंबर द फॉर्मूला, ये डायरेक्टली पूछते हैं कभी, ये कार्बन डाइऑक्साइड से दिस ग्लूकोज बनता है। और मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि इसमें एडिशनल क्या है, ये हाइड्रोजन, कार्बन भी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है, लेकिन ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ये हाइड्रोजन कहाँ से ऐड किया जाएगा, मैंने आपको कहा कि ये वाटर से, वाटर को ब्रेक डाउन किया जाता है, उसको स्प्लिट किया जाता है, और वहाँ से जो हाइड्रोजन निकलता है वो हाइड्रोजन इस पर ऐड किया जाता है, और फिर ये ग्लूकोज बनता है। और वाटर को ब्रेक डाउन करके जो यहाँ पे ऑक्सीजन निकला, ये ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस। समझ आ रहा है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो इतना आप समझेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट जो है याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन ऐड किया गया, ठीक है, और अगर किसी भी सब्सटेंस को अगर हाइड्रोजन ऐड किया जाए, H ऐड किया जाए, हाइड्रोजन ऐड किया जाए और ऑक्सीजन रिमूव किया जाएगा, हम कहते हैं वो सब्सटेंस जो है वो सब्सटेंस, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, वो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ, रिड्यूस या कहते हैं रिड्यूस्ड। मॉडर्न कंसेप्ट वो जो है इलेक्ट्रॉन बेस पे हम देते हैं, लेकिन ये समझेंगे आप, हाइड्रोजन ऐड करें किसी सब्सटेंस को या ऑक्सीजन रिमूव करें तो हम कहते हैं वो रिड्यूस किया हमने, वी हैव रिड्यूस्ड दिस। अच्छा अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और ऑक्सीजन ऐड करेंगे उस वक्त आप क्या कहेंगे, वो सब्सटेंस क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। समझ आ रहा है। तो आप मुझे खुद बताइए, आपको सवाल में डाल रहा हूं, यहां पे एक सिंपल सा सवाल डाल रहा हूं, आप मुझे खुद बताइए, मैं कार्बन डाइऑक्साइड को यहां पे क्या कर रहा हूं, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का को क्या होता है, इट इज रेड्यूस्ड इनटू किस में, ग्लूकोज। समझ आ रहा है। और अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूं, वाटर को क्या होता है, वाटर को ऑक्सीजन रिमूव हुआ, वाटर क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड इनटू ऑक्सीजन। ये आप याद रख सकते हैं, वाटर ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन, क्योंकि इसका हाइड्रोजन रिमूव किया गया है ना। अब यहां पे ये जो रिड्यूस हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, रिड्यूस हुआ इनटू ग्लूकोज, यही जो है इसको हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको फिक्स किया गया, फिक्स्ड इनटू द फूड। समझ आ रहा है। अब ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं, ये आप यहां पे जहन में रखेंगे, या मैं यहीं पे पढ़ाता हूं इसको, ठीक है, यहां पे ही मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इसको पढ़ाता हूं, या इस साइड में पढ़ाएंगे। देखिए ये देखिए, अब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा डायग्रामेटिक तरीके से ही सिखाऊंगा। ये सपोज दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन वाला है ये, चलो मैं बना ही लेता हूँ डबल मेम्ब्रेन। अब ये क्लोरोप्लास्ट जो है आपको पता है इसके अंदर जो है, दिस द किचन ऑफ सेल, इसके अंदर थैलाकॉइड संग्रहना है, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल एक थैलाकॉइड ले रहा हूँ, ठीक है, दिस इज सपोज 1 थैलाकॉइड, इसमें आपको पता है दिस इज सपोज 1 थैलाकॉइड, यहाँ हम कहते हैं दिस इज द ग्रेना कहें, या उसमें काफ़ी सारे थैलाकॉइड, एक थैलाकॉइड की बात करें या ग्रेना की बात करें, सपोज दिस इज ग्रेनम, जिसमें यहाँ हम कह सकते हैं वही चीज़ एक्चुअली थैलाकॉइड में भी होगी ना,
क्योंकि ग्रैनम थैलाकॉइड का बना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ आसपास जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड, दिस इज द स्ट्रोमा, इजंट इट, दिस इज द स्ट्रोमा, दिस इज द ग्राना, दिस इज स्ट्रोमा। अब देखिए होता क्या है इसमें, आप अच्छे से गौर कीजिएगा, अभी मैं एक फिगर बनाऊंगा उससे आपका ये सारा क्लियर हो जाएगा। यहीं पे देखिए, इसमें जो है आपको पता है, इसमें हमारा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है ना थैलाकॉइड्स में। यही क्लोरोफिल जो है ये एक्चुअली क्या यूज़ करेगा, यहाँ पे सनलाइट है, ये सनलाइट को यूज़ करेगा और इस सनलाइट से वाटर मॉलिक्यूल्स को, आप मुझे बताइए वाटर भी आता है ना प्लांट में, यहाँ पे रूट्स के जरिए मैंने बोला वाटर एंटर होगा, और ये वाटर को क्या करता है, इस वाटर को ब्रेक डाउन इसका करता है, इसका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में इसको ब्रेक डाउन करता है। समझ आ रहा है, कौन, क्लोरोफिल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यहाँ लिखता हूँ मैं, दिस इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, कि लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की वजह से वाटर का ब्रेक डाउन हुआ इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये पहला स्टेप होता है। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, हमें पता है ये हाइड्रोजन जो है ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करना है, जो मैं पिछली रिएक्शन में बता रहा था। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे निकला, दिस ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड आउटसाइड, इस ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाएगा किस बेस में, किस तरीके से, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस, इट इज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, तो यहाँ पे रिलीज हुआ। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इसको हमें कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करना है। हाइड्रोजन बेसिकली यहाँ पे डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड पे ऐड नहीं होता, ये कुछ मॉलिक्यूल्स पे ऐड होता है जिनको कहते हैं NADP मॉलिक्यूल्स, क्या कहते हैं, और NADP पे जब ये ऐड होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, NADPH। कुछ बुक्स लिखते हैं NADPH प्लस H पॉजिटिव, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, कभी बताऊंगा, अभी टेंशन नहीं देना उसका। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ही इस लाइट के प्रेजेंस में ही यहाँ पे एक प्रोसेस होती है, वो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, जैसे फोटोफॉस्फोराइलेशन, उससे क्या निकलता है, उससे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट निकलता है। और ATP के बारे में आप याद रखिएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी करेंसी है, एनर्जी करेंसी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी स्टोर होती है, जैसे हमें पैसा है, इनमें ATP के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। इट इज फुल फॉर्म इज एडेनोसिन, आप सबको पता है, ट्राइफॉस्फेट। इट इज हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके बॉन्ड्स जो होते हैं उसमें एनर्जी रहती है। अब देखिए यहाँ पे ATP भी बनेगा, एक तो ये, दूसरा NADPH बनेगा, तीसरा यहाँ पे O2 गैस रिलीज होगा। समझ आ रहा है, ये सारा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है। इसको हम, ये जो फर्स्ट स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस का, इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। तो दो स्टेप्स में, स्टेप्स जो फोटोसिंथेसिस में, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस होते हैं, ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस, ये बेसिकली दो स्टेप्स होते हैं ब्रॉडली। एक होता है जिससे हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, ठीक है। इस लाइट रिएक्शन में क्या हुआ, सबसे पहले फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर को क्या हुआ, उसका ब्रेक डाउन हुआ लाइट की प्रेजेंस में, कुल क्लोरोफिल ने करवाया, ठीक है। नंबर सेकंड, मुझे बताया ऑक्सीजन भी इसी में रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज्ड, ठीक है। अच्छा, तीसरा इसमें बताइए क्या क्या बनता है, NADPH एंड ATP जो है, ये दोनों क्या होते हैं, फॉर्म्ड, ये दोनों बनते हैं। ये क्लियर है। ये हो गई आपकी पहला जो स्टेप है जिसे हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। ये लाइट डिपेंडेंट फेज होता है, क्योंकि ये किसकी प्रेजेंस में होता है, लाइट की प्रेजेंस में। अगर लाइट नहीं होगी तो ये चीज होने वाला नहीं है, इसमें ये पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसे हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन, ठीक है। इसमें लाइट की जरूरत नहीं है, और इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअल ग्लूकोज बनता है। देखिए क्या होता है इसमें, यहां से आपको पता है कि बाहर से, अब पता है कि ग्लूकोज किससे बनाना है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो बाहर से पोल से, स्टोमेटा से क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आएगा, एंटर हो जाएगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक साइकिल में यहाँ पे काफ़ी मतलब इसमें काफ़ी सारी रिएक्शंस होती हैं, एक साइक्लिक वे में ये ग्लूकोज बनाता है। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ, यहाँ पे मैं ग्लूकोज बनाऊंगा, ठीक है, ग्लूकोज। ये साइक्लिक वे में इसमें कुछ रिएक्शंस होती हैं, वो आपको नहीं पढ़नी है। ये जो रिएक्शंस होगी उसका नतीजा ये निकलता है कि वहाँ पे ग्लूकोज बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को क्या क्या चाहिए, एक इसे एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी। आपको पता है एनर्जी किस फॉर्म में इसको दे सकते हैं हम, ATP के फॉर्म में। तो इसका मतलब है इसमें ATP का एडिशन होगा, इसमें ATP चाहिए, और इसको हाइड्रोजन भी चाहिए। वो हाइड्रोजन हमने किस फॉर्म में इसके लिए रेडी रखा है, NADPH की फॉर्म में। तो यहाँ पे NADPH एज वेल एज ATP, ये दोनों इस रिएक्शन में लगेंगे। इसको मैं बताऊंगा अभी इसको क्या कहते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो साइक्लिक वे में रिएक्शन होती है, इसको हम कहते हैं कैल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शन को दूसरा नाम क्या देते हैं, कैल्विन साइकिल। समझ आ रहा है। अब यहाँ पे ठीक है, ये जो होगा, अब यहाँ पे ATP को भी यूज़ किया जाएगा और NADPH को भी यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे जब ATP को यूज़ करते हैं, ATP को की एनर्जी को लेते हैं, याद रखेगा ये ATP से ADP बन जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, ADP जो है, इसके साथ जब एक फॉस्फेट मिलता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये बना देता है
ATP। और अगर ATP को ब्रेक डाउन किया जाएगा उससे वापस ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलता है। और जब ये ATP ब्रेक डाउन इसका होता है, ये एनर्जी बाहर निकालता है, एनर्जी रिलीज्ड। लेकिन जब ADP से ADP बनता है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। अब मुझे बताइए, खुराक बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड से खुराक बनाने के लिए इसे एनर्जी चाहिए, तो ATP से एनर्जी निकालनी है, तो ये जब निकालेगा ये क्या करेगा, ये ADP बनाएगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाएगा। ठीक है, हो गया ये। अब ये यहां पे याद रखें, ये ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोबारा यहां पे यूज होगा। किस लिए, यहां पे किस तरह से यूज होगा आप समझ सकते हैं, ये कन्वर्ट किया जाएगा इनटू ATP। समझ आ रहा है ना। अच्छा, ये हो गया एक साइकिल, यहाँ पे भी ATP का साइकिल चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे NADPH की बात करते हैं, ये देखिए यहाँ से यूटिलाइज होता है इसका हाइड्रोजन लेके ये वापस क्या छोड़ेगा, इसको बोलेगा बेटा हमने हाइड्रोजन लिया, आप तुम NADP बनो और वहाँ जाओ दोबारा हाइड्रोजन लाओ, तो ये दोबारा NADP बनता है। तो ये एक साइकिल यहाँ पे चलता है, और ये साइकिल जब यहाँ पे चलता है, इस साइकिल को हम कहते हैं कैल्विन साइकिल, और इसी साइकिल की वजह से यहाँ पे ग्लूकोज बनता है। आप देखिए वाटर कहाँ से आया, रूट से आया। ठीक है, मुझे बताइए यहाँ से ये सनलाइट आया, ये रॉ मटेरियल है ना। अच्छा, ये बताइए कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के जरिए एटमॉस्फेयर से, ठीक है, ये कहाँ, ये एटमॉस्फेयर में गैस रिलीज किया गया, और ये ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है, या तो ये आगे पढ़ाऊंगा मैं, ट्रांसलोकेशन पढ़ानी है सब कुछ। ग्लूकोज को स्टोर किया जाएगा स्टार्च की फॉर्म में, या हम आगे बताएंगे इसको कन्वर्ट किया जाएगा डिफरेंट अदर बायोमोलिक्यूल्स को, मैं जैसे प्रोटीन्स बन सकते हैं, इसको फर्दर मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, तो वो आगे हम देखेंगे। लेकिन अब ये याद रखेंगे कि एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए 6 कार्बन की ज़रूरत है। जैसे ये रिएक्शन ही जो मैंने अभी बताया था, जिसमें 6, ये आपको दिखाई देता हूँ मैं, ये देखिए 6 कार्बन लगते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लगते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए। ये 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो 6 कार्बन याद रखें, कुछ पॉइंट्स आप याद रखेंगे। 6 कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये याद रखा आपने एक पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं आपको एक सवाल यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मुझे बताइए लाइट रिएक्शन किस रीजन में होती है, क्या ये स्ट्रोमा में होती है कि ये ग्रेनम में होती है। आप सीधे खुद बता सकते हैं ये ग्रेनम में होती है। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन डालूं कि आप मुझे बताइए ये जो कैल्विन साइकिल है, क्या ये स्ट्रोमा में होता है कि ग्रेनम में होता है, ये कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में। ये समझ आ गया आपको, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ जब कैलकुलेशन करेंगे, इसकी आपको नहीं पढ़ना है वो, लेकिन मैं जो कैलकुलेशन करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ATP कितने लगते हैं और NADPH कितने लगते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए, याद रखिएगा। 18 ATP लगते हैं एंड 12 NADPH फॉर कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये बनाने के लिए इतना लगता है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है, मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत है। 1-2 पॉइंट और बता देता हूँ और हो जाएगा उसके बाद टाइम 50। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे इन सम प्लांट्स, लिखता हूँ मैं इन सम प्लांट्स, इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, लाइक मेज, मक्की है ना, अच्छा शुगर केन, इनको हम, इन प्लांट्स को हम C4 प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, ये जो C4 प्लांट्स होते हैं, इनमें एक्चुअली कैल्विन साइकिल के बजाय इसमें क्या होता है, ये नहीं होता है, इसके बजाय एक और साइकिल होता है जिसे हम कहते हैं C4 साइकिल। C4 साइकिल क्या होता है, C3 साइकिल, इस कैल्विन साइकिल को एक्चुअली हम C3 साइकिल कहते हैं। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पॉइंट इतना याद रखना है कि C4 साइकिल इनमें होता है, और इनमें ये साइकिल क्यों होता है, क्योंकि ये इसमें एक प्रोसेस हो सकती है, उस प्रोसेस वो एक वेस्टफुल प्रोसेस जिसको हम कहते हैं पोटो रेस्पिरेशन, तो उसको अवॉइड करने के लिए, बस इतना ही याद रखिएगा। क्या हो, मैं समझाने की, ये समझने की कोशिश नहीं करें, बस याद रखना है, टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन, टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस, जो बहुत ही वेस्टफुल प्रोसेस है, जिसका कोई फायदा नहीं होता, जो कि नुकसान ही करता है, जो कि मटेरियल को यूज ही करता है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद, अगर आप समझना चाहते हैं, मे बी आप समझना चाहते हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, तो वो आप पता है, मैंने आपको ऑलरेडी वो डिटेल लेक्चर दिया, उसको आप देख सकते हैं, लेकिन इतना याद ही रखेंगे आप, बस इसके अलावा नहीं। नेक्स्ट थिंग, मैं एक और पॉइंट बता देता हूँ, जो ये फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस बेसिकली 2 किस्म का होता है। एक होता है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, दूसरा होता है एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। देखिए फ़र्क क्या होती है। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस वो फोटोसिंथेसिस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर मिलाया जाता है। हाँ, या हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो हाइड्रोजन ऐड करना है वो वाटर से लिया जाता है। वाटर एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, और फिर इससे ग्लूकोज बनाया जाता है।
और ग्लूकोज जब बनाते हैं आपको पता है ग्लूकोज के साथ साथ ये ऑक्सीजन रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड, बिकॉज यहां पे जो हाइड्रोजन सोर्स है, हाइड्रोजन का जो सोर्स है बताइए वो कौन है? वाटर। ठीक है, ये सारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स उनमें है, ऑल ग्रीन प्लांट्स आपके याद रखिएगा बैक्टीरिया में आपका आता है। ये इसमें प्रोटिस्टस भी होते हैं, प्रोटिस्टस भी यही दिखाते हैं। और आपके कुछ बैक्टीरिया होते हैं, याद रखिएगा ये खास बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे, इसको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। ये सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म है दुनिया में जिसने ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किया, जिसने इस हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन लाया है इस दुनिया में सबसे पहले। ठीक है, तो ये है वो ब्लू ग्रीन एल्गे। अच्छा ये तो क्लियर है आपको। अच्छा इसी तरह से एल्गे भी आते हैं ना, एल्गे भी इसी में आएंगे। एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कुछ बैक्टीरिया दिखाते हैं जो कि एक्चुअली क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे, इसी से तो ग्लूकोज बनाना है, लेकिन इसको मैंने ऑलरेडी कहा इसको कुछ हाइड्रोजन सोर्स कुछ और यूज़ कर सकते हैं, जैसे H2 कर सकते हैं या H2S कर सकते हैं ये। ठीक है, और इनको इनसे अगर इन्हें हाइड्रोजन यूटिलाइज किया अदर दैन द वाटर से निकाला हाइड्रोजन, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन यहाँ पे इवॉल्व नहीं होगा, ऑक्सीजन है ही नहीं इसके साथ, समझ आ रहा है। और अगर ऑक्सीजन है ही नहीं तो यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा एंड ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज्ड, सो दिस इज कॉल्ड एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। तो मुझे बताइए O2 गैस रिलीज होगा कि नहीं? नॉट रिलीज्ड। अच्छा मुझे बताइए हाइड्रोजन सोर्स वाटर है कि अदर देन वाटर? बताइए, अदर देन वाटर। अच्छा इसमें कौन आते हैं, एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। आपने सुना होगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरियम, या SUL सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। आपका आता है पर्पल बैक्टीरिया, जिसको हम एक और नाम देते हैं, ये कभी डायरेक्टली देते हैं रूडोस्पाइरलम। ये याद रखिएगा, ये मैंने शायद देखा है कहीं SSC में आया है। रूडोस्पाइरलम पर्पल बैक्टीरिया जो है ये भी एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है, कि जब ये फोटोसिंथेसिस करता है ये ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। अगर आप इसके आगे भी कुछ पढ़ना चाहते हैं, मे बी आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे कि हाँ थोड़ा सा मुझे और भी कुछ समझने सीखने के लिए मिलता, वो आप कुछ वर्ड इसमें लिखूंगा वो आप पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये सीखेंगे कि फोटोट्रॉफ क्या होता है। ये एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन जो चाहता है पढ़ने के लिए, फोटोट्रॉफ क्या होता है और फोटो ऑटोट्रॉफ क्या ये सेम है? आपके लिए क्वेश्चन है, आर दी सेम और डिफरेंट? क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, अगर कीमो ऑटोट्रॉफ लिखेंगे, कीमो ऑटोट्रॉफ एंड कीमोट्रॉफ, क्या ये सेम है? ठीक है। अच्छा अगर मैं यहां पे लिखूं फॉर एग्जाम्पल फोटो हीटेरोट्रॉफ एंड कीमो हीटेरोट्रॉफ, इनमें क्या डिफरेंस है? एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये याद रखिएगा, जो हम है ना या बाकी एनिमल्स जितने भी हैं, फंजे जिनको हम एक्चुअली हीटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं ना, जो हमने हीटेरोट्रॉफ्स बेसिकली बोला था, वो हम इनकी बात करते हैं। द हीटेरोट्रॉफ्स दैट वी से दोज आर एक्चुअली कीमो हीटेरोट्रॉफ्स। हम क्या हैं? व्हाट इज अ मैन? वी आर कीमो हीटेरोट्रॉफ्स। आगे इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा यहाँ पे और एक पॉइंट मैं बता देता हूँ, या इतना काफ़ी है ये। हाँ ये बताइएगा, कीमो लिथोट्रॉफ्स ओके एंड कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स, ये बताइए कीमोलिथोट्रॉफ्स क्या होते हैं? क्या ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं? क्या कीमो हीटेरोट्रॉफ्स को कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स भी कहते हैं कि कुछ और हैं? ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर आप चक्कर खाना चाहते हो थोड़ा सा माइंड में, थोड़ा सा टाइम देना चाहते हो किताबों पे समझने के लिए, तो देखो आराम से नेट वगैरह।